बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि क्या हमारी बॉडी के अंदर, हमने जो चैप्टर का नेम स्टार्ट किया था दैट वाज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, क्या था? तो क्या हमारे पास कार्बन रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाने में या नहीं करती? करती है। अगर आपने ये पढ़ा हो, आपको याद होगा कि हमारे पास जो कार्बन है that is the main component of organic compounds। ऐसा है या नहीं है? जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेन एलिमेंट है, जो बैकबोन हम कह सकते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन। आपने असल में पढ़ा था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन थी और कार्बन्स मीन कार्बन थी। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का ये मतलब था कि हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सारे के सारे कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं? इट्स मीन द कार्बन इज द मेन स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन इज द मेन स्केलेटन ऑफ। अगर हम इसके कार्बन का रोल देखें इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में हमने अहमियत पढ़नी है ना, हम देखेंगे कार्बन की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें रोल ऑफ कार्बन इन आवर बॉडी, अगर बॉडी के अंदर कार्बन का रोल देखें तो हम कहते हैं हमारी बॉडी ऑर्गेनिक इन नेचर है, इनऑर्गेनिक इन नेचर है? ऑर्गेनिक इन नेचर है। हमारा होल स्केलेटन, हमारा होल स्केलेटन हो या हमारी बॉडी की तमाम प्रोटीन्स हो, आपने पढ़ा हुआ है कि ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब के सब कौन से कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का स्केलेटन है उसके अंदर जो रोल प्ले करने वाला सेंट्रल एलिमेंट है दैट इज कार्बन। कह सकते हैं कि कार्बन जो है ये क्या है? सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड या हमारी बॉडी की ऑर्गेनिक नेचर बनवाने में हेल्प करता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया, हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्केलेटन, प्रेजेंट इन आवर मसल्स, इन शॉर्ट वी कैन से प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है। कार्बन कहाँ पर मौजूद होती है? हमारी बॉडी में। बॉडी में किस जगह पे मौजूद होती है? क्या अकेली कार्बन कार्बन की फॉर्म में होती है हमारे पास? नहीं। आपने कार्बन की फ्री फॉर्म्स पढ़ी हुई है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, बुकीबॉल्स, ये सारी की सारी जो हमारे पास कार्बन की फ्री फॉर्म्स हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, उनमें कार्बन अलग आपको मिलेगी। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो वहां पे कार्बन अकेली नहीं है, कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में कार्बन किस फॉर्म में होगी? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकेली कार्बन हमें हमारी बॉडी में नहीं मिलेगी। ठीक है। किस फॉर्म में मिलेगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा होगी। कार्बन किस चीज का पार्ट होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस ये कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, आपने कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो वैरायटी बनाने की एबिलिटी है वो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वजह से, ड्यू टू द नेचर ऑफ कार्बन, ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हो गए? अनलिमिटेड। बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है। शुरू में चंद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे, अब तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं और हर कंपाउंड में, हर क्लास में सीरीज है और सीरीज के अंदर पता नहीं लाखों कंपाउंड्स हैं हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के हवाले से अगर इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहें, हम कहते हैं कार्बन अगर बॉन्ड बनाने के हवाले से देखा जाए तो कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। टेट्रा किसे कहते हैं? 4 को। वेलेंट कहते हैं वैलेंसी को। कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम विद अदर एटम्स। किसी एक एटम की किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होगी दैट इज द वैलेंसी। अब हम कहते हैं कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट।
टेट्रावेलेंट में इसकी वैलेंसी कितनी है? इट कैन मेक कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है ये? 4। अच्छा क्या बना सकता है मैक्सिमम? 4 बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स बना लेता है हमारे पास, इन बॉन्ड्स की नोयत क्या होती है? ये आयोनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, या फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो सब के सब कंपाउंड क्या होंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। वो सब के सब क्या होंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा अगर हम ये बात करें व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? जी आपने पढ़ा हुआ है, देखो बेटे, को का मतलब क्या होता है? को मीन को कभी नहीं सुना आपने कि ये को एजुकेशन है? इकट्ठे, जहाँ पे लड़कियां लड़के इकट्ठे बिठा के पढ़ाते हैं, उनका कहते हैं को एजुकेशन है। तो को का मतलब क्या होता है? इकट्ठे। बहुत सी शॉप्स के बाहर लिखा होता है, ठीक है, जैसे सुमाइका एंड को, सुमाइका को बिजनेस स्टार्ट करती है, अपने बिजनेस में लिख लेती है सुमाइका एंड को का मतलब सुमाइका अकेली नहीं है, इसके साथ कोई और भी पार्टनर है, ठीक है, कोई और भी बिजनेसमैन। तो कोवेलेंट, को मीन इकट्ठे, वैलेंट मीन वैलेंसी, वैलेंसी होती क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी है, और वो किस वजह से होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नंबर ऑफ। इसका मतलब है कोवेलेंट का मतलब हमारे पास किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मिलने के अमल को हम कहते हैं, उनका मिल जाना। को मीन इकट्ठे हो जाना, कोवेलेंट। दो डिफरेंट एटम है हमारे पास, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो मिल जाएं, शेयर अप हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। इट्स मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में जो बॉन्ड वजूद में आता है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड्स बना सकती है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। कौन सा बॉन्ड बनाती है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू दिस टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेट्रावेलेंसी की ही वजह से कार्बन हैज एबिलिटी, कार्बन के पास एबिलिटी है टू फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड, टू फॉर्म वैरायटी ऑफ, ठीक है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ठीक है, और ये जनाब उनका रिंग स्ट्रक्चर है, ये एलिफेटिक है, ये एलिसाइक्लिक हैं, पढ़े हैं ना ये सारे आपने। इट्स मीन कि कार्बन हैज, ड्यू टू दिस टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन, कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, टू फॉर्म डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। अब वैरायटी ऑफ कंपाउंड से मुराद, एक तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स बनाने की एबिलिटी रखती है। ड्यू टू दिस टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। क्या बनाने की एबिलिटी रखती है? लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमें पता है अगर कार्बन की देखें हम, जितनी मर्जी बड़ी चेन बना लो, ठीक है, और आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी है that is satisfied by 4 bonds, and especially in organic compounds this valency is met by the hydrogen, ठीक। अब कितने कार्बन लिखे हैं मैंने इसमें? 6, तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। और अगर हम इसको एन हेक्सेन कह दें, इट्स मीन नॉर्मल हेक्सेन है। ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, स्ट्रेट चेन है, ठीक होगी बात। इट्स मीन कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, जितनी मर्जी लंबी चेन बना लो आप, ठीक है। आपने पढ़े थे ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पूरी होमोलोगस सीरीज है हमारे पास। क्या है? होमोलोगस सीरीज है। अच्छा, दूसरी एबिलिटी क्या है इसी के हवाले से देखें। एक तो लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी रखती है। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उस लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी को? कैटिनेशन, कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम to form long chain molecule is called catenation, is called
कैटिनेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, यही कार्बन कितने हमारे पास 6 हैं। अगर हम इनको डिफरेंट वे से जो है वो ऑर्गेनाइज कर दें, क्लियर, आपकी बुक ने जो है वो इसको बेंजीन बनाया है, हर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है? 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई? बेंजीन। क्या बन गई? कहता है कार्बन तो इधर भी 6 थे, कार्बन उधर भी 6 थे। क्या अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज सेम है? नहीं, ये तो अल्केन्स में आएगा और ये डबल बॉन्ड वालों में आएगी, अल्कीन्स में, ठीक है। और ये स्ट्रेट चेन में है और ये दिस इज रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इनका ब्रांच स्ट्रक्चर देखें, चलिए अगर 6 का बनाना चाहें तो 6 का बना लेते हैं हम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ? डॉट एंड क्रॉस है, कंडेंस है, मॉलिक्यूलर है, या फिर और कौन कौन से फॉर्मूलाज थे आपके पास? ये कंडेंस है? नहीं बेटे, कंडेंस तो नहीं है। कंडेंस तो तब होता जब मैं इसकी जगह CH3 लिख देता। एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और एक होता है कंडेंस फार्मूला, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब जरा देखो, कार्बन तो इधर भी कितने हैं? 6। कार्बन तो इधर भी 6 हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्बन 6 हैं, यहाँ पे भी, लेकिन इन तीनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। ये अगर हमारे पास n हेक्सेन है तो ये आइसो भी नहीं है क्योंकि सिंगल ब्रांच भी नहीं है, डबल ब्रांच है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यू हेक्सेन, ठीक है। ये बातें समझ में आई हैं? सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी, पहले तो हमने देखा कि कार्बन का हमारी बॉडी में रोल है या नहीं। अगर तो हमारी बॉडी में रोल ना होता तो हम आगे पढ़ते इसको? नहीं, हमने तो पढ़ने ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में मौजूद होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि कार्बन तो ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है और हमारी बॉडी ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है, दैट इज कार्बन। इसलिए हमने कार्बन को स्टडी करना शुरू किया। फिर स्टडी करते हुए हमने सबसे पहले कार्बन की प्रॉपर्टीज देखी। हमने देखा कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब इट हैज एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम। और कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। और ड्यू टू टेट्रावेलेंसी कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो वैरायटी ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। उस एबिलिटी को हम कहते हैं दिस इज द कैटिनेशन। के सेम एटम नंबर कार्बन नंबर है हमारे पास, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी, लेकिन डिफरेंट वे से जब वो अरेंज होंगे तो उनकी मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो क्या कार्बन एटम की एबिलिटी कार्बन एटम से ही बॉन्ड बनाने की होती है या डिफरेंट अदर एटम से भी वो बॉन्ड बना सकते हैं? इट्स मीन कार्बन में फॉर्म या बॉन्ड ऑफ द कार्बन, कनेक्शन ऑफ द कार्बन विद हेटेरो एटम्स, विद हेटेरो एटम्स, ठीक है। हेटेरो एटम मीन कार्बन से हटके जो डिफरेंट एटम होंगे उनसे क्या इसका जो है वो रिलेशन है। हमें पता है कार्बन फ्रीक्वेंटली बॉन्ड बना सकता है किस किस के साथ? हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है, ये फास्फोरस के साथ। ये हमारे पास वो कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स हैं, वो एटम्स हैं जिनके साथ कार्बन फ्रीक्वेंटली बॉन्ड बनाता है, जिनके साथ कार्बन। अब हम सबसे अलग-अलग जो है वो देखते हैं। हमारी बुक ने जो है वो सिर्फ 3 को मेन डिस्कस किया है। कार्बन का बॉन्ड विद हाइड्रोजन, विद नाइट्रोजन एंड विद ऑक्सीजन। इनको डिफरेंट नेम्स दिए हैं, इनको डिफरेंट नेम्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि कार्बन सिंपल हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, उनमें हमारे पास किस किस के दरमियान मेन बॉन्ड होता है? कार्बन मेक बॉन्ड विद द हाइड्रोजन।
इसी तरह वो कहते हैं कि कार्बन का नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड हो सकता है। द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन इज एक्चुअली नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, इज एक्चुअली नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और द पेप्टाइड लिंकेज। आपने कहां पढ़ी थी ये पेप्टाइड लिंकेज? प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में, स्पेशली जब कौन कंबाइन होता है, जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो उन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में कौन सी लिंकेज बनती है? पेप्टाइड लिंकेज बनती है। क्या बनती है? So we can say that the bond between the carbon and nitrogen is called peptide bond, is called peptide bond and this linkage is called, और किसके दरमियान में होती है? अमाइनो एसिड्स की। और हमें पता है अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कि कार्बन में कंबाइन विद ऑक्सीजन, कार्बन में कंबाइन विद ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। क्लियर? ये आपने पहली दफा पढ़ी। हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो अब उन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा ये बॉन्ड कहां पर होता है? जब हमारे पास मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन्स होते, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज डाइसैक्राइड है। इट्स मीन हमारे पास इसमें 2 मोनोमर यूनिट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है? एक ग्लूकोज होगा और एक हमारे पास फ्रुक्टोज। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में किस लिंकेज से जुड़े हुए होंगे? दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन लिंकेज, कार्बन एंड। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हमने कहा कि कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द डिफरेंट अदर एटम्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ऐसे हम क्या कह सकते हैं उनको, अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर कार्बन का किसके साथ होता है? सल्फर के साथ या फिर फास्फोरस के साथ। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारी कहानी कि कार्बन का किसके साथ रिलेशन विद हेटेरोएटम्स, विद हेटेरोएटम्स। ठीक है, इट्स मीन कि कार्बन ना सिर्फ कार्बन से ही बॉन्ड बनाता है बल्कि कार्बन में फॉर्म विद अदर एटम्स। और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बने हुए होते हैं, उनकी क्या एबिलिटी होती है कि कार्बन में फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बन में फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। आपने मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, द मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम अगर पढ़ें स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो हमारे पास क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी तरह स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो जैसे जैसे कार्बन, अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? आपने ये पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती चली जाती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बड़ा होता चला जाता है। वो वाटर की सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता चला जाता है, लेस सॉल्युबल होता चला जाता है, लेस सॉल्युबल। इट्स मीन कि जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर एक्चुअली लेस सॉल्युबल। ये कैसे हैं? लेस सॉल्युबल हैं। ठीक है, लेस सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते तो वो सॉल्युबल होते। वो क्या होते? सॉल्युबल। इट्स मीन जैसे आपने ये पढ़ा था ना, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज वाटर में जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन स्टार्च डिसॉल्व, ये तो हमारे पाहै सस्पेंशन बनाती है, टर्बिड से सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, लेकिन हॉट वाटर के अंदर इसको फिर मतलब हम डिसॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास लेस सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स? मैक्रो मॉलिक्यूल। जब ये लेस सॉल्युबल हैं, इट्स मीन इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये क्या है फिर? स्टेबल ज्यादा है। स्मॉल मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। जब लार्ज मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे, इट्स मीन कि हमारे
बॉडी मैस बनाने में, हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स बनाने में, या सेल स्ट्रक्चर बनाने में, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? तो वो सेल का स्ट्रक्चर बनाने में किसका रोल है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का। अगर याद हो आपको, सेल लेवल से पिछला ऑर्गेनेली लेवल था, और ऑर्गेनेली लेवल से पहले मॉलिक्यूलर लेवल। इट्स मीन के मैक्रो एंड माइक्रो या डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सेल। ठीक है, ऑर्गेनेलीज आर सेल। इसका मतलब हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसका मेन रोल है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का। क्यों रोल है? दो कंडीशंस हैं, एक तो उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, दूसरा उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर सॉल्युबल होते तो अगर हम वाटर के साथ हैंड जो है वो वॉश करते तो हमारे जो सारे कंपाउंड्स हैं वो धुल जाते। ठीक है, ऐसा ही होता ना, हमारे हाथ के जो भी प्रोटीन्स हैं अगर ये सॉल्युबल होती हैं, स्टार्च, ये सारी चीजें अगर सॉल्युबल होती तो वाटर में तो ये सॉल्युबल हो जाती, धुल जाती। तो इसलिए these all molecules are less soluble, these all molecules are and stable, अदरवाइज ये अनस्टेबल होते तो हमारी बॉडी की एग्जिस्टेंस, हमारे सेल की एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती। सिमिलरली कार्बन में फॉर्म माइक्रोमोलिक्यूल्स आल्सो। जरूरी नहीं है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, हमारे पास बहुत से माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। और आपको पता है स्टार्च हम अपनी बॉडी में किस लिए यूज करते हैं? हमारी बॉडी में किस फॉर्म में जो है वो फूड स्टोर होती है? हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होने की बात कर रहा हूं। प्लांट की बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च। प्लांट्स में जो फूड स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। असल में इसमें ग्लूकोज होता है। इसमें क्या है? ग्लूकोज है। स्टार्च में भी ग्लूकोज है और ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज मैक्रोमोलिक्यूल होगा या माइक्रोमोलिक्यूल? माइक्रोमोलिक्यूल। ग्लूकोज को हमारी बॉडी किस लिए यूज करती है? हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए बेटा? एनर्जी के लिए। अब जरा गौर से देखो, स्टार्च के मॉलिक्यूल को एनिमल बॉडी किस फॉर्म में क्या कर लेती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। इसका मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम अपनी बॉडी में क्या भी कर सकते हैं? स्टोर। अच्छा, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन छुपा हुआ होता है? जैसा कि उससे हम क्या ले सकते हैं? इट्स मीन हम माइक्रो या मैक्रोमोलिक्यूल से क्या भी ले सकते हैं? एनर्जी भी ले सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जो इन माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल में डिफरेंस कहाँ आएगा? हमने कहा अगर ये लेस सॉल्युबल हैं तो ये मोर सॉल्युबल होंगे, अगर ये स्टेबल हैं तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे। छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। अगर ये अनस्टेबल हैं तो दो ही सूरतें हाल हो सकती हैं, या तो इनको फौरन से क्या कर लिया जाए? ब्रेक कर लिया जाए। ब्रेक करके इनसे क्या ले ली जाए? एनर्जी। और हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। पहली सूरत हाल ये हो गई। या फिर इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को दोबारा क्या करवा दिया जाए? कंबाइन करवा दिया जाए। कंबाइन करवाएंगे तो दोबारा ये यूज हो जाएंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक, इट्स मीन कि हमारे पास जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनकी दो बड़ी मेन प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि ये एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं और इनको ब्रेक करके हम एनर्जी ले भी सकते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम यूटिलाइज करवा के क्या बनवा सकते हैं, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करवा के हम क्या बनवा सकते हैं। आपने पढ़ा था इंटर कन्वर्जेंस, बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म गोज हैंड टू हैंड। ठीक है, यही लाइन पढ़ी थी ना हमने। हैंड टू हैंड का मतलब जहां पे कैटाबोलिज्म है वहां एनाबोलिज्म भी होगी, जहां एनाबोलिज्म है वहां पे कैटाबोलिज्म भी होगी। पेज नंबर है हमारे पास 18, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Due to its unique properties, carbon occupies the central position in the skeleton of life. In the skeleton of, यहाँ पे उसने जनरल बात की हमारे क्या कह सकते हैं, जिंदगी के स्केलेटन में। ठीक है, हमारे किसके स्केलेटन में? स्केलेटन ऑफ लाइफ में। क्योंकि हमने पहले बातें लिखी ना, हमारा मोस्टली स्केलेटन ऑर्गेनिक है। इसके अलावा हमारे पास उसमें प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनिक है। नंबर 2, कार्बन की अगर प्रॉपर्टीज देखें तो हमने कहा कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट है। It can react many other non-elements forming the covalent bond. कौन सा बॉन्ड बनाता है? साइड बॉक्स में कोवेलेंट बॉन्ड बताया हुआ है कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड result when two or more atoms complete their
electrons shells by sharing the electrons by, इसी वजह से तुम कहते हैं ना कोवेलेंट मिल गए हैं, वैलेंट इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। When an electron pair is shared between two atoms, a single covalent bond result। फिर आपने इसी तरह पढ़ा था अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे तो डबल बॉन्ड, थ्री पेयर्स किए जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। A single covalent bond result, an example between the bond an example is the bond between the two hydrogen atom to form hydrogen molecule। तो covalent bond store large amount of, what is the property of the covalent bond, ये अंडरलाइन कर लो कि हमारी बॉडी में कोवेलेंट बॉन्ड की अहमियत क्या होगी। कोवेलेंट बॉन्ड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसीलिए तो हमने ये तमाम मॉलिक्यूल जिनसे हम एनर्जी लेते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनवाया हुआ। एटीपी के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो फास्फोरस और फास्फोरस के बॉन्ड। अच्छा, व्हेन अ कार्बन एटम कंबाइन विद 4 एटम्स आर रेडिकल्स, द 4 बॉन्ड्स आर द अरेंज सिमेट्रिकली इन टेट्राहेड्रॉन। जो स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि 4 एटम्स मिलते हैं उसके साथ तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वो आप जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर? अच्छा जी, एज अ रिजल्ट एंड रिजल्ट टू गिव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और कैसे मॉलिक्यूल बना देते हैं, स्टेबल। The stability associated with the tetravalency of carbon atom makes it favorable element for the synthesis of complicated cellular structures। अच्छा जी, carbon atoms can also combine mutually forming the stable branched, unbranched chains or rings, सारी हमने देखी। This ability of the carbon is responsible for vast variety of organic compounds। Carbon-carbon bonds form a skeleton of the organic molecule as shown in figure। ये आपके पास नीचे बने हुए हैं। पहला अनब्रांच स्ट्रक्चर है जिसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, फिर रिंग है एंड देन ब्रांच है। नेक्स्ट एटम बॉन्ड विद द हेटेरो एटम्स है। कार्बन कंबाइन कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। कॉम्बिनेशंस विद दीज अदर एटम्स या एलिमेंट्स contribute to the large variety of organic compounds। Carbon and hydrogen bond, carbon CH bond is the potential source of chemical energy। You know, last time हमने पढ़ा था कि बॉन्ड्स में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल, और अगर उस केमिकल में देखा जाए तो कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, वो सेलुलर एक्टिविटीज के लिए हम उस पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को रिलीज करवा लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है दैट इज इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल में होता है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन amino acid linkage to form peptide bonds and to form proteins which are very important due to their diversity in structure and function। Large organic molecule, अब ये macromolecules की बात कर रहे हैं। Large organic molecules such as cellulose, fats, proteins are generally insoluble in water। ये water में क्या है, insoluble है। अगर हम solubility के लिहाज से देखें ना बेटे, हमारे पास solubility के हवाले से क्लासिफिकेशन होते हैं कि फ्रीली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, फिर लीस्ट सॉल्युबल, फिर जाके एंड पे आते हैं हमारे पास इनसॉल्युबल, जो बिल्कुल भी 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में भी थोड़े से डिसॉल्व हों बस। अच्छा जी, दे सर्व एज अ, दो बातें हमने पढ़ी हैं, दे सर्व एज अ स्टोरेज फॉर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज व्हिच इन टर्न आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द, या तो एनर्जी दे देंगे या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स बनवाने में हम उनको यूज कर लेंगे। Small molecules such as glucose, amino acid, fatty acids serve either as a source of energy or subunit to build macromolecules। Some small molecules are so unstable, छोटे मॉलिक्यूल इतने अनस्टेबल होते हैं या तो फौरन कंबाइन होकर मैक्रोमोलिक्यूल बना देंगे या फौरन ब्रेक होकर वो क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। They are immediately broken down to release energy, ATP। Such substances serve as an immediate source for the energy for cellular metabolism। Clear? अगर बेटा इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।